हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और आज जो टॉपिक है वो है आरबी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि अब जो है ये सितंबर में एग्जाम, जैसे कि एग्जाम का डेट भी जो है आरबीएस ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो इसका डेट भी फिक्स हो चुका है। आपको अब जो है गियर अप करना है अपने आप को एक तरह से तैयार करना है कि अगले साल के इस साल के एग्जाम के लिए। और एक तरह से ये ऑफिसर स्केल 1 जो है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होता है जो रीजनल लैंग्वेज में बिलीव करते हैं, जिनका कि इंग्लिश लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं होता है। ओके, ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और जैसे पिछले बार देखो तो पिछले बार जो लोग डायलेमा में थे कि आरआरबी आएगा कि नहीं आएगा, आरआरबी आएगा कि नहीं आएगा, हर कोई यही क्वेश्चन पूछ रहा था, हर कोई यही क्वेश्चन सोच रहा था। लेकिन इस बार तो आईबीपीएस ने फिक्स कर दिया है कि आरआरबी आएगा। तो आप 7 से 8 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कि उस समय आपको ये नहीं लगे कि आपका ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक आपसे रह गया। अगर आपने थोड़ा और टाइम मिला होता तो ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते थे, ये टॉपिक नहीं किया आपने, ये आपको उस समय का ग्लानि नहीं है। तो इस तरह इसलिए जो है मैंने अभी आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, आपको पूरा का पूरा बुक कौन सा फॉलो करना है वो बता देता हूँ, सारा कुछ बता देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आप जो है आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, जैसा यहाँ सब्सक्राइबर का बटन देख रहे हो आप, सब्सक्राइब लिखा हुआ, ऐसा ही कोने में जो है लोगों के साथ एक बटन होगा। अगर देखो तो आप कोने में राइट हैंड साइड के नीचे कॉर्नर में जो है एक बैंक फॉर सक्सेस का लोगो है। वो लोगो जो है वो सब्सक्राइबर बटन है, उस पर अगर क्लिक करते हो तो सब्सक्राइब कर हो जाता है चैनल को। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वहां पर क्लिक करके। प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक बार शुरुआत करते हैं एग्जाम के डेट से। सबसे पहले एग्जाम का डेट देख लेते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम का डेट क्या है। ओके, अगर आप ऑफिसर देखो तो दोनों का डेट जो है कंबाइंड है, ऑफिस असिस्टेंट का भी, ऑफिसर स्केल 1 का भी जो है डेट जो है फिक्स कर रखा है आरआरबी ने। या इवन देखो तो आप ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 वगैरह के भी एग्जाम होते हैं, जो प्रोफेशनल नॉलेज वाले एग्जाम, प्रोफेशनल वाले एग्जाम होते हैं, जो टेक्निकल पोस्ट के लिए या मैनेजरियल जो मैनेजमेंट वाले पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं, उसका भी डेट फिक्स है। तो एक तरह से पहले डेट देख लेते हैं। आपकी प्रीलिम एग्जाम जो है वो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है वो 9, 10, 16, 17 और 23, 24 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप देखो तो 9, 10 को जो है वो मे भी ऑफिसर स्केल 1 का कंडक्ट किया जाए, 16, 17, 23, 24 को जो है क्लर्क वाला पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाए। या 3 दिन जो है वो ऑफिसर के लिए होगा और 3 दिन ऑफिस असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। जनरली अगर देखो तो ऐसा ही होता है। आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको 9 तारीख से पहले जो है प्रीलिम मेन सबके लिए प्रिपेयर्ड हो जाना है। बस इसके बाद जो है आपको एग्जाम देना है बस। और उसके बाद जब एग्जाम देकर आओ तो उतना आप जरूर अटेम्प्ट कर लें कि आपका प्रीलिम में हो जाए, और मेंस के लिए जो है उसी दिन से आप मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें और सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ें और मॉक बनाएं, ताकि आपका मेंस में भी सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ये तो थी बात भाई दोस्तों, ये तो थी बात डेट की, एग्जाम के डेट की। और अगर ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए देखो तो 5/11 को जो है एक ही एग्जाम होने वाला है। और मेंस एग्जाम जो है आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए 5/11 को कंडक्ट किया जाएगा। एक स्लॉट में एग्जाम होगा, अब एक सिंगल स्लॉट मेंस एग्जाम होता है, और वो जो है 5/11 को कंडक्ट किया जाएगा। अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए देखते हो तो 12/11 को जो है 12/11 को जो है आपको कंडक्ट किया जाएगा, मतलब नवंबर में आपका एग्जाम होगा। ओके, तो ये तो थी एग्जाम के डेट की बात। अब एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपको ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो है 18 से 30 साल की उम्र होनी जरूरत है। आप 18 से लेकर 30 साल तक उम्र रख सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, फॉर ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट आपको सैलरी जो मिलती है, सैलरी की बात करें तो 28,000 से लेकर 31,000 तक आपकी ज्वाइनिंग होती है। बेस्ड ऑन द पोस्टिंग, आपकी कहाँ पर पोस्टिंग हुई है उसके अनुसार आपको 28,000 से लेकर 31,000 तक सैलरी मिलती है। तो समझ सकते हो कि कितनी अच्छी जॉब है। आपकी फ्रेशर ज्वाइन करते हो, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है और उसी में आपको 28,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। ये बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है दोस्तों। 28,000 की सैलरी बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। ओके, उसके बाद आपको कई सारे डीए मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद ढेर सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो जोड़ के आपको जो है 30 के लगभग पहुंच जाती है, 30+ आपकी सैलरी हो जाती है। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री, ग्रेजुएशन या चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ मिनिमम एग्रीगेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास जो है कम से कम क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, चाहे वो 3 ईयर डिग्री हो या 4 ईयर डिग्री हो।
इसमें जो है 3 एग्जाम होंगे, प्रीलिम एग्जाम होंगे, मेंस एग्जाम होंगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम का मोड जो है वो प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये तो थी एलिजिबिलिटी एग्जाम के बारे में बात। अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में, कैसा पैटर्न रहेगा। दोस्तों अगर प्रीलिम एग्जाम का पैटर्न देखो तो यहाँ पर जो है इंग्लिश तो पूछा नहीं जाता है, यहाँ पर बस आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछा जाता है, क्योंकि एक रीजनल लैंग्वेज होता है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वैकेंसी होती है। अगर आप देखो तो महाराष्ट्र जो ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र रीजन के लिए देखो, यहाँ जो ग्रामीण बैंक होगी, जो लोग मराठी बोलते हैं वही लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो वो जो अगर उन्होंने जो पिछले बार देखो तो 1 साल पहले अगर देखो, इस साल नहीं, इस साल से पिछले वाला फॉर्म में देखो, तो उस साल के बाद जब 2015 में उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए जो है 26 बैंक को दिया था, अलाउ किया था। लेकिन 2016 में जब उन्होंने वैकेंसी निकाली तो उसमें जो है आप अगर बिहार से भरते हो, आपको बस बिहार से ही जितने बैंक, बिहार में जितने बैंक हैं उन्हीं बैंक में आप एलिजिबल हो। आप अगर उत्तर प्रदेश से भरते हो तो उत्तर प्रदेश में जितने हिंदी भाषी क्षेत्र बैंक है उसके लिए आप एलिजिबल हो बस। मतलब उन्होंने स्टेट वाइज कर दिया, एक तो रीजनल वैकेंसी में भी उन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी कर दिया। ओके, तो आपके पास बस जो है उस स्टेट के लिए जितने वैकेंसी होते हैं, जितने बैंक्स हैं, जो रीजनल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसके लिए बस आप एलिजिबल होते हो। ओके, इसलिए ये रीजनल लैंग्वेज है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है 2 ही एग्जाम होते हैं प्रीलिम में, रीजनिंग और एंड एप्टीट्यूड। और आप कट ऑफ की बात करें, आपको कट ऑफ जो है 50 to 60 के लगभग आता है, 60 प्लस भी जाने की संभावना रहती है। तो प्रीलिम एग्जाम में आप इतना अटेम्प्ट कीजिए कि आपको जो है एक तो पेपर का लेवल भी सही रहेगा, बट आपको अटेम्प्ट उतना कर लेना है ताकि आपको अगर 50 प्लस कट ऑफ जाए, 55 प्लस कट ऑफ जाए या 60 प्लस कट ऑफ जाए, आप उसमें स्कोर आपका अच्छा रहे, उतना प्रिपरेशन करके जाइए। 60 प्लस मान के आप चलिए, कट ऑफ जो है उसके लगभग उतना नहीं जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर चला जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप प्रिपरेशन कीजिए 60 बेंच मार के, ताकि एक तो ये भी रहेगा ना, अगर नहीं भी आता है तो आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा, आपको मेंस के लिए अच्छी फीलिंग रहेगी, आप मेंस के लिए कॉन्फिडेंट फील करोगे। और टाइम यहाँ मिलता है आपको 45 मिनट, मतलब 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का क्वेश्चन, और टाइम 45 मिनट। दोस्तों एक तो देख सकते हो कि 100 क्वेश्चन नहीं है, 80 क्वेश्चन है, इसलिए आप 60 मार्क्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाता है। 60 मार्क्स जब 100 में हम ऑफिसर लेवल के स्कोर में 100 मार्क्स में 60 स्कोर करते हैं तो वो एक अच्छा मार्क्स कहलाता है। यहाँ तो 80 में 60 में बोल रहा हूँ, तो समझ सकते हो कि कितना अच्छा स्कोर रहेगा 60 मार्क्स। ओके, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना बनेगी। चलिए अब मेंस एग्जाम की बात करते हैं। मेंस एग्जाम में आपको दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन होगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस होगा, यहाँ पर इंग्लिश होगा या हिंदी लैंग्वेज होगा। रीजन है इसलिए हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज होगा। ओके, आपको यहाँ पर जो है ओवरऑल कंपोजिट टाइम मिलता है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइडेड नहीं होता है, आपको टोटल 120 मिनट मिलते हैं और आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आप देखो तो रीजनिंग सेक्शन से 40 क्वेश्चन में आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन में 50 मार्क्स मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश में अगर आप हिंदी भाषी से भरते हो, आप हिंदी चूज करते हो तो आपको हिंदी में हिंदी पेपर देना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश वहाँ पर चूज करते हो, आपको इंग्लिश में पेपर देना, इंग्लिश लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा। और ये आपके एग्जाम के टाइम में डिसाइड होता है कि आप मेंस एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर आप जो चीज़ अटैम्प्ट करते हो, वहाँ हिंदी का भी पेपर होता है और इंग्लिश का भी पेपर होता है। वहाँ पर अगर हिंदी अटैम्प्ट करते हो तो आपका हिंदी मार्क्स, आप हिंदी कंसिडर किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश अटैम्प्ट कर लेते हो आपका इंग्लिश कंसिडर किया जाएगा। इसलिए जो भी लैंग्वेज आप प्रैक्टिस करते हैं उसी को आप अटैम्प्ट कीजिए वहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 20 मार्क्स होगा, आधा कंसिडर किया जाएगा इसका मार्क्स। तो ये थी मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में चूंकि 50 मार्क्स है, 100 मार्क्स यहाँ से कवर होता है, तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन पेपर का लेवल जो है वो अच्छा होगा। ओके, और कट ऑफ की बात करें तो 100 के लमसम में होगा। इस बार भी जो है 95 के लगभग 95 प्लस है, 2016 में जो है कट ऑफ है 95 प्लस कट ऑफ है, आई थिंक 95 के लगभग कट ऑफ रहा है। तो 100 के अक्रॉस आप मान के चलिए, 110 120 स्कोर करोगे तो सेलेक्ट, क्योंकि मेरिट लिस्ट में दोस्तों कट ऑफ क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरिट लिस्ट बना है। और मेरिट लिस्ट में अगर देखो तो 10 से 15 नंबर आपको अगर कट ऑफ से ज़्यादा होता है तो ही आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आता है। ओके, तो उतना लाने का कोशिश कीजिए मेंस एग्जाम में। आपको प्रीलिम एग्जाम में भले ही आप बस कट ऑफ क्लियर कीजिए, लेकिन मेंस एग्जाम में आपको हाई स्कोर करने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिएगा तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, वरना बस इंटरव्यू में दे के रह जाएंगे,
आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस बताऊंगा और पूरा का पूरा बुक्स बता देता हूँ, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि मैं जब सिलेबस बता के छोड़ता हूँ, बुक्स नहीं बताता हूँ, तो लोग कमेंट में फिर कमेंट करके पूछते हैं सर इसका कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा ये करना है। इसलिए इस बार जो मैंने पूरा बुक भी रखा हुआ है कि आपको ये बुक फॉलो करना है पर्टिकुलरली। तो ध्यान से देखिए, ये इस वीडियो यहाँ से सिलेबस जो है, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। आपको ऑफिसर लेवल एग्जाम है, इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन तो आपको होगा ही। तो 15 क्वेश्चन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जाएगा। 3 सेट जो है आपको डीआई के 3 सेट पूछे जाएंगे। 2 जो है या तो मिक्स्ड ग्राफ होगा, या आपको रडार ग्राफ हो सकता है, या पाई चार्ट होगा, टेबल ग्राफ होगा, या एक पैराग्राफ होता है, मतलब एक पैराग्राफ फिक्स होता है। 2 आपको डीआई होते हैं, एक डाटा एनालिटिक्स होते हैं। ओके, ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाले हो गए जहां पर से आपको डायग्राम पूछे जाते हैं। डाटा एनालिटिक्स वाले हो गए जो कैसलेट्स होते हैं, जो वेन डायग्राम के कुछ, जहां से आप वेन डायग्राम से बनाते हो या सिंपल आप टेबल बना के सॉल्व करते हो, तो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पैराग्राफ में दिया होता है, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 आपको नॉर्मली ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, और 2 वहां से, एक जो है वहां से होता है। कभी कभी 20 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो ध्यान रखिए कि आपको डीआई और डीए सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डाटा सफिशिएंसी का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मिसलेनियस सेक्शन से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मिसलेनियस सेक्शन में आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। मिसलेनियस टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। इसमें जो है पार्टनरशिप वगैरह भी आते हैं, पार्टनरशिप वाले टॉपिक्स भी आप ऐड कर सकते हो, प्रॉब्लम्स ऑन एज भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। मिसलेनियस सेक्शन दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दूसरे क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट हो गए, मानो आपके पास जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कुछ लेंदी हो गए, कैलकुलेटिव हो गए, तो फिर आपके पास जो है चांस बनता है कि आप इन मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो है इनमें से कुछ क्वेश्चंस खोज के सॉल्व कर लें, ताकि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज हो जाए, आपके मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ जाएं। ओके, इसलिए आपके पास अभी टाइम है, 7 से 8 महीने का टाइम है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो आरआरबी के लिए, तो आप जो है मिसलेनियस सेक्शन का भी प्रिपरेशन जरूर कीजिए। लेकिन फोकस क्या होना चाहिए आपका, ये ऊपर का चीज, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा प्रीलिम एग्जाम में भी और यहाँ पर मेंस एग्जाम में भी। तो फोकस दीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन पर, नंबर सीरीज पर, डाटा सफिशिएंसी पर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी एक आता है चैप्टर, वो पैराग्राफ वाले डीए पर। ओके, आपको डीए पर जो है वो भी फोकस करना है, डाटा एनालिटिक्स पर भी फोकस करना है, वो सेक्शन भी कवर करना है। पैराग्राफ वाले भी एक क्वेश्चन जो है पैराग्राफ वाले पूछे ही जाते हैं। ये तो थी आपको सिलेबस की बात। अब एक बार देख लेते हैं बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। ये एक बुक है जो मैजिकल बुक सीरीज की बुक है, के कुंदन सर की बुक है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। एक तरह से क्या कह सकते हो, आपको मतलब बेसिक लेवल की बुक है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो इससे स्टार्ट कीजिए। बाद में मैं बताऊंगा कि आपको, अगर आप एक बार इस बुक को खत्म कर लेते हैं, फिर मैं हायर लेवल बुक बताऊंगा। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, KONC कॉन्सेप्ट्स है, दिशा पब्लिकेशन की DI की बुक आती है, वो बुक फॉलो कीजिए। उसके बाद जो है आप अरुण शर्मा की कैट लेवल की बुक फॉलो कीजिए, वो बुक इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। दोस्तों आप अब जो है आप RS अग्रवाल ऑफिसर लेवल का एग्जाम जो है, आप RS अग्रवाल पे टिके नहीं रह सकते, या मैजिकल बुक सीरीज की जो है के कुंदन के बुक से को बस फॉलो करके नहीं क्लियर कर सकते हैं। आपको एक जो है कैट लेवल की बुक फॉलो करनी ही पड़ेगी, और वो है सर्वेश राणा की बुक क्वांटम कैट। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दृष्टिकोण से देखें तो। और ये बुक जो आप जरूर परचेज कीजिए, PDF मत खोजिए। PDF जो है पढ़ाई नहीं होती है, आप जो है बुक खरीदिए, आपको हेल्प मिलेगी, बुक पढ़िए खुद से। क्योंकि आप जब भी लैपटॉप या मोबाइल लेकर बैठोगे तो फिर आप जो दूसरे चीज़ में एंगेज हो जाओगे। डिजिटल दुनिया से बाहर आइए और आप बुक की दुनिया में जाइए, वहाँ पर आपको ज़्यादा मजा आएगा और पढ़ने में भी आपके इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे। चलिए अब रीजनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शंस, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड
इनइक्वलिटी, कोडेड इनइक्वलिटी पूछे जाएंगे आपसे, पजल्स हो गए, लॉजिकल रीजनिंग हो गए। ये सारे के सारे सेक्शन जो है आपको रीजनिंग सेक्शन से कवर करना होता है। रीजनिंग सेक्शन में जो देखो तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो। अगर आप सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में देखो तो वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चंस यहाँ कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको ये नहीं बताया था, कुछ लोग इनसाइड हैं, कुछ लोग आउटसाइड हैं, और ये नहीं आपको पर्टिकुलरली मेंशन होता है कि कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। वो आपको पढ़ के जो है, स्टेटमेंट को पढ़ के जो है आपको पता लगाना पड़ता है कि कौन इनसाइड फेसिंग है और कौन आउटसाइड फेसिंग है। सेम केस होता है लीनियर के साथ भी। तो अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है, तो नए पैटर्न जो क्वेश्चंस होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम विद सेलोगिज्म, आपको यहाँ पर जो है जो सम नोट वाले क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस कीजिए, और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आउटपुट इनपुट आउटपुट में भी आपको फोकस करना है। जो डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग में भी नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस आए हैं, उस पर आप फोकस कीजिए। पजल्स में आप देखें, पजल में यहाँ पर फ्लोर बेस्ड पजल, टेबुलर पजल पर जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लेवल वाले 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक बार बुक देख लेते हैं। अगर आप देखो तो रीजनिंग सेक्शन में जो है यहाँ पर जो है ये नॉन वर्बल जो है, वर्बल एंड नॉन वर्बल आर एस अग्रवाल की बुक है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक बुक है, लेकिन सारा कुछ कवर करता है। ये एक तरह से मतलब हर चीज़ दिया हुआ है इसमें। जो है डाटा स्पेसिफिकेशन के भी क्वेश्चन हैं इसमें, जो है एजम्पशन वाले भी क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन हैं, तो इसलिए हर चीज़ है। तो एक तरह से ये बुक जो है आपको रीजनिंग प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको पजल के लिए जो है मैजिकल बुक ऑन पजल भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये भी एनालिटिकल रीजनिंग की बुक है एम.के. पांडे की, ये भी बुक जो है इंपॉर्टेंट है। ये 3 बुक में से आप 2 बुक जरूर फॉलो कीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो ये ज़्यादा महंगा पड़ जाता है आपको, ये वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ये आपको 600 के लगभग या 700 के लगभग पूरा मिलता है, तो उतना ज़्यादा आप परचेज नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों फॉलो कीजिए। ये जो है आपको 90-95 रुपये का मिल जाता है, और ये 200-250 का आपको मिल जाएगा। टोटल 300 या 350 में आपको ये दोनों बुक आ जाएगा। और ये दोनों जो है ये भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये बुक कवर करता है, और ये मेनली बैंकिंग पर फोकस बुक है ये दोनों। तो आप ये दोनों ज़्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, पारा जंबल, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये सारे के सारे टॉपिक जो है सारा का सारा आपको आ जाता है। अगर आप देखो तो सेम, अगर कोई लोग बोलेंगे इंग्लिश बोला सर आपने, हिंदी का नहीं बताया, तो हिंदी के लिए भी देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। ओके, तो हिंदी लैंग्वेज के लिए जो है उसके लिए भी जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहाँ भी पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट वहाँ भी पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ भी पूछा जाएगा, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन आपको वहाँ भी पूछा जाता है, पैरा जंबल आपको वहाँ भी पूछा जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एंटोनिम सिनोनिम जो है वहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम। उसके बाद जो है समानार्थी विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द जो है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं आपसे, ये क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो आप जब वहाँ का जो आप हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो आप एस चंद की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, मतलब एस चंद की बुक आती है, आर एस अग्रवाल की बुक है, शायद आर एस अग्रवाल उसके राइटर है। एस चंद पब्लिकेशन की हिंदी ग्रामर की बुक आती है, 250 से 300 रुपये तक की वो बुक होगी, एस चंद पब्लिकेशन की। वो बुक आप खरीद लीजिए। हिंदी ग्रामर या उसमें सारा कुछ जो है दिया हुआ है, जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन है उसमें। ये बुक अगर आप पूरा का पूरा कवर कर लेते हो, एक बुक खत्म कर देते हो, तो आपको हिंदी लैंग्वेज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 30-35 स्कोर कर सकते हो आप। अब एक बार इंग्लिश लैंग्वेज के बुक की भी बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लूसेंट पब्लिकेशन का जो है ये बुक फॉलो करना है, जनरल बुक है, इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको जरूरी है, ये बुक आप जरूर पढ़िए। उसके बाद एक है अजय कुमार सिंह की बुक है, ये बुक जो है एमबी पब्लिकेशन की है, IBPS पीओ इंग्लिश। इसमें जो है 50 से ज़्यादा सेट दिया हुआ है। इवन प्रीवियस ईयर का जो है इन्होंने क्वेश्चन जो है दे रखा है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्होंने डिस्कस कर रखा है। ओके, और इन्होंने ढेर सारे सेट्स भी दे रखे हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद उसके हरिमोहन प्रसाद की बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये एक हायर लेवल बुक है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे लेवल में प्रिपरेशन करना है, आपको एसएससी लेवल में प्रिपरेशन करना है इंग्लिश की, तो आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। या पीओ लेवल में आजकल जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप हरिमोहन प्रसाद को जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद एक और बुक है बैंक पीओ इंग्लिश चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स। दोस्तों ये चैप्टर वाइज जो है ये 1999 से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए हैं बैंक पीओ के, 150 5150 प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। तो ये एक तरह से बुक है, तो आप इधर ये बुक फॉलो कर सकते हो किरण पब्लिकेशन वाली, या आप ये एमबी पब्लिकेशन वाली फॉलो कर सकते हो। तो जो ज़्यादा अवेलेबल है
ये वाला, सॉरी ये वाला आप फॉलो कर सकते हो या एक ये फॉलो कर सकते हो। लेकिन या तो आप ये फॉलो कीजिए ऑब्जेक्टिव हरिमोहन प्रसाद वाला, या अगर आपने एक वो होती है ना वो अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है ना, कौन क्या नाम उसका, जो उनके राइटर्स हैं, बहुत ही पॉपुलर बुक है। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो है वो फॉलो कर सकते हैं, या ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आप अरिहंत पब्लिकेशन की जो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश करके बुक आती है, उनके राइटर का, मैं बहुत ही पॉपुलर राइटर है, उनके राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ। ओके, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। या अगर आपको वोकेबलरी वगैरह वोकेबलरी पर भी आपको फोकस करना है, वोकेबलरी अगर आप प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए आप वर्ड पावर मेड इजी की 150 रुपये तक की बुक आती है, वो बुक खरीद लिए नॉर्मन लेविस की, और वो बुक आप फॉलो कीजिए, जरूर फॉलो कीजिए। उसमें वोकेबलरी को बहुत ही अच्छे से 30 डेज में आपको वोकेबलरी कैसे याद करना है वो आपको बताया गया है। तो आप नॉर्मल लेवल्स की वर्ड पावर मेड इजी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे बुक्स जो हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए हैं, और एक बार आपको इंग्लिश तो प्रिपेयर करना ही होता है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ के लिए करो, आरबीआई एग्जाम के लिए करो, या एसबीआई पीओ के लिए करो, तो हर एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश जरूरी है। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनको लिए मैंने बता दिया, आपको एस चांद की पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है। ओके, ये एस चांद की पब्लिकेशन की बुक है, आपको हिंदी ग्रामर करके कुछ होगी ऐसे बुक, वो आपको फॉलो करनी है। चलिए एक बार अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात कर लेते, सॉरी कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फंडामेंटल कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, मेमोरी एंड इट्स मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर शॉर्टकट्स के बारे में, लॉजिकल क्वेश्चंस आपको अब देखने हैं। आप क्वेश्चन जो है आप जनरल मत देखिए, जनरल क्वेश्चंस मत देखिए जो पुराने क्वेश्चंस थे, नए क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चन आपको लॉजिकल मिल जा रहे हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कीजिए कंप्यूटर अवेयरनेस पर, मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सेल मेन्यू वगैरह से आपको पूछे जाते हैं, यही लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ से भी कुछ बनते हैं। कि आप अगर देखो तो एक्सेल में जो होता है, एक्सेल अगर एक्सेल सीट आप खोलो तो एक्सेल सीट में या वर्ड खोलो तो ऊपर में पूरा का पूरा मेन्यू होता है। तो वो मेन्यू में जो है अलग अलग चीज़ लिखा होता है, पहले तो होम होता है, उसके बाद जो है अगर आप पीपीटी की बात करें तो पहले होम होता है, उसके बाद इंसर्ट होता है, एनिमेशन होता है, इसी तरह से जो है डिजाइन होता है, व्यू होता है, फॉर्मेट होता है। ये सारे के सारे मेन्यू होते हैं, उसके अंदर भी कई सारे फंक्शनलिटी होते हैं। तो वहाँ से आपको इंटरनल फंक्शनलिटी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखिए। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, कोबोल वगैरह हो गए, वो आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, सीपीयू के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सेक्शन के लिए। ओके, अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, आपको बीएससी पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है। कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए आपको बीएससी पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक फॉलो करनी है, वो एक अच्छा बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर का कैप्सूल है, कंप्यूटर कैप्सूल करके आप बैंकर्स अड्डा, ग्रेट स्टेक या अफेयर्स क्लाउड या बैंक एग्जाम टुडे के साइट पर जाके कंप्यूटर कैप्सूल डाउनलोड कर सकते हैं। इन चारों के साइट पर जाए, कंप्यूटर कैप्सूल अलग से है और कंप्यूटर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, न्यू अपॉइंटमेंट, जो डेथ्स होते हैं वो, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, फर्स्ट इन स्टेट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। आप अगर प्रैक्टिस करें तो 7 से 8 महीने का आपको जो है क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। एक तो आप लगातार, अगर ये नहीं है ना आप सिर्फ आरआरबी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीच में आपको एसबीआई पीओ भी देना है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क भी देना है आपको, उसके बाद ढेर सारे अभी एग्जाम चलते रहेंगे। आप करंट अफेयर तो साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होते हो, लेकिन आपका गोल होता है कि आरआरबी में आपको पीओ बनना है। ओके, उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हो, तो करंट अफेयर्स डेली प्रिपेयर कीजिए, वीकली उसका रिवाइज कीजिए, मंथली एक नोट्स, मंथली जो है, फिर मंथली जब मैगजीन लीजिए और मैगजीन को रिवाइज कीजिए, मैगजीन से देखिए कि आपका कुछ छूट तो नहीं गया है, लेकिन डेली पढ़िए और वीकली उसे रिवाइज जरूर कीजिए। अब वीकली जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ जरूरी क्या होता है कि आप नेशनल को अलग पढ़ें, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अलग पढ़ें, सारा का सारा स्टेट वाइज अलग पढ़ें। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए 5-6 भाग में करंट अफेयर्स को, और वहाँ 6 भाग में उसको पढ़िए। एक ही जगह मत लिखिए कि एक ही जगह 10 पर लिख लिया, तो बाद में जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। जब आप मंथली, क्योंकि आपको कल एग्जाम नहीं देना, आपको 6 महीने बाद एग्जाम देना है, आपको 6 महीने के लिए अलग से नोट्स बना के रखना पड़ेगा। तो अगर नोट्स आपने बनाया है तो नेशनल को अगर आपने एक जगह लिख रखा है, तो एक ही बार आपको नेशनल सारा पढ़ लोगे 1 घंटे के अंदर। ओके, 6 महीने का
1 से 1.5 घंटे आपको लगेंगे और सारा का सारा नेशनल आपका कवर हो जाएगा। तो वो आपको रिवीजन में अच्छा होता है, तो इसलिए अलग-अलग करके लिखिए, अलग-अलग सारे सेक्शन का डिवाइड करके लिखिए डेली वाइज़। एक बार स्टैटिक अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि स्टैटिक अवेयरनेस में क्या-क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, सिटी निकनेम, सीएम एंड गवर्नर के बारे में, करेंसी कैपिटल के बारे में, नेशनल मॉन्यूमेंट्स के बारे में, हेरिटेज, ये सारी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। ये एक बार आप सिलेबस देख लीजिए और इसको कवर कर लीजिए। दोस्तों अब आपको पता चलेगा कि स्टैटिक अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है। स्टैटिक अवेयरनेस का जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आप जो है कैप्सूल इसका डाउनलोड कर सकते हैं स्टैटिक अवेयरनेस का, लेकिन नोट्स खुद बनाइए। आप स्टैटिक अवेयरनेस में जो है आप किसी और सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस आपको कई एग्जाम में कवर करने, कई एग्जाम में ज़रूरी होगा, अलग-अलग एग्जाम में आपको ये ज़रूरी होगा। इसलिए स्टैटिक अवेयरनेस का जो है खुद एक बार नोट बना लीजिए और 6 से 7 पेज में इसको नोट को बना लीजिए और उस नोट्स को जो है आप ताकि बार-बार रिवाइज़ कर सकें। आपको ये 16 चैप्टर हैं, टोटल ऑलमोस्ट 16-17 चैप्टर होते हैं इसमें स्टैटिक अवेयरनेस में, और उस 16-17 चैप्टर को आपको एक जगह लिख लीजिए और आपको 10 पेज लगेंगे, मुश्किल से 10 पेज में लिखना है आपको। और ये सारा चीज़ जो है इस पर याद कीजिए और बार-बार इसको रिवाइज़ करते रहिए कुछ-कुछ दिन पर, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। बैंकिंग अवेयरनेस भी सेम है। इसके लिए आप जो है बीएससी पब्लिकेशन की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक जो है बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हैं, या आप बैंकिंग करंट अफेयर बैंकिंग जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस के ढेर सारे कैप्सूल्स अवेलेबल है इंटरनेट पर, बैंकर्स अड्डा के साइट पर या अफेयर्स क्लाउड के, या ग्रेट स्टेक या बैंक एग्जाम टुडे पर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है और अफेयर्स क्लाउड पर, तो वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपको सारा कुछ कवर करना है, हर सिलेबस को आपको कवर करना है, चीज़ों को कवर करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये थी वीडियो दोस्तों, पूरा का पूरा सिलेबस वगैरह बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन स्पीड में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, आपका प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज तब होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका लेवल हो अभी, हर रोज एक मॉक जरूर अटेम्प्ट कीजिए। मॉक, और आप चाहिए तो आप ग्रुप में जरूर अटेम्प्ट कीजिए। कोई आपके शहर में जो है, आपके जहाँ पर रहते हो आप, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा होगा इंस्टीट्यूट जो होगा जो कि आपको मॉक अटेम्प्ट कराता होगा, मॉक प्रैक्टिस कराता होगा, वहाँ पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। आप भले ही कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, कोचिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन मॉक वाले प्रैक्टिस वाले कोचिंग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ पर आपको ग्रुप में जब आप स्टडी करते हो, ग्रुप में जब प्रैक्टिस करते हो, तो उससे आपको वहाँ पर आपको लेवल पता चलता है कि और लोग किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपके अंदर एक तरह से कंपटीशन की भावना जागृत होती है। वो आपको इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इसलिए मॉक अटेम्प्ट कीजिए, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट वगैरह पे अटेम्प्ट कीजिए। स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको टेबल वगैरह आपको याद करने हैं, ताकि आप डाटा इंटरप्रेशन का कैलकुलेशन फास्ट कर सको। ओके, ये चीज़ें स्ट्रेटजी के लिए आपको जरूरी है, आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया आपको, आपको लगता है कि ये वीडियो आपको शेयर करना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।